Good morning, dear students. This is your teacher Sachin Khurana, and today for Indian economic development, we'll start with chapter poverty. अब बेटा let us define what poverty is basically all about. हम in general बात करते हैं when a person is not able to meet his minimum basic needs or requirements, तो हम बोलते हैं कि वो poor है और poverty वो situation है जिसमें वो जी रहा है. But beyond this, what we need to understand is that कि पॉवर्टी में हम एक एस्पेक्ट और इंक्लूड करेंगे. एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज नॉट हैविंग सोशल इक्वालिटी, अगर उसके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, उसको सोशल इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है, तो हम उसको भी पुअर बोलेंगे या बोलेंगे ही इज इन अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी. क्लियर है जी? आइए देखते हैं. While addressing the Constituent Assembly in 1947, जवाहरलाल नेहरू जी के जो वर्ड्स थे, this achievement is but a step, an opening of opportunity to the great triumphs and achievements that await us, the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. और हम जानते हैं कि more than 1/5 of the world's poor live in India alone, but also for the world where about 300 million people are not able to meet their basic needs. अब बात करेंगे व्हाट डू मीन बाय पॉवर्टी. इट इज अ स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल इज अनएबल टू इवन मीट द बेसिक अमेनिटीज या नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है उसमें? फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज. राइट. डिस्क्राइब हु आर द पुअर एंड एक्सप्लेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो देखेंगे जी, पॉवर्टी इन इंडिया हैज बीन व्यूड फ्रॉम टू एरियाज, दैट इज रूरल एंड अर्बन. तो हम उसको देखेंगे अकॉर्डिंग टू एरिया. ये आ गई हमारी पहली कैटेगरी. तो अर्बन पुअर कौन सा है? जो पुश कार्ट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट कॉबलर्स हैं, वुमेन हु स्ट्रिंग फ्लावर्स, रैग पिकर्स, वेंडर्स, बेगर्स, जिनके पास बहुत कम एसेट्स हैं. ठीक है जी, इनको हम अर्बन रूरल बोलेंगे या अर्बन एरिया में. और रूरल में वो हैं हु आर लैंडलेस, जो दिन के 2 मील्स भी अरेंज नहीं कर पाते हैं. ठीक है जी, वो बेसिक लिटरेसी और स्किल्स को मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में. सेकंड कैटेगरी आ गई पुअर अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट. पहले था अकॉर्डिंग टू एरिया, नाउ इट इज अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट. हम इसमें कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन एंड ओनरशिप ऑफ एसेट्स की बात करेंगे. राइट. नेक्स्ट कम्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल. अभी क्या होते हैं ये हम पहले भी बहुत जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं. यू कैन हैव एन ओवरव्यू ओवर इट ऑफ इट. हंगर एंड स्टारवेशन, पुअर हेल्थ, डेट ट्रैप, weak bargaining power, lack of facilities of electricity and water, migration to urban areas, gender inequality, identification on the basis of occupation. अब कहेंगे what are the two measures of poverty. हमारे पास बेसिकली दो हैं, that is relative poverty and absolute poverty. अभी क्या कहते हैं? It refers to poverty of people in relation to other people. Example, मेरे पास अगर 10 लाख की गाड़ी है और मेरे फ्रेंड के पास 3 लाख की गाड़ी है, तो हम कहेंगे भी इन रिलेशन टू ईच अदर मेरा फ्रेंड गरीब है. लेकिन सेकंड आता है हमारे पास एब्सोल्यूट पॉवर्टी. अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या है? जब हम बात करते हैं पॉवर्टी लाइन की, यानी कि जिन लोगों की इनकम जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको हम क्या बोलते हैं? पुअर बोलते हैं या एब्सोल्यूट पॉवर्टी की सिचुएशन बोलते हैं. क्लियर है जी? नाउ लेट अस एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया. हम बात करेंगे यहाँ पे जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग की, विच वॉज कैलकुलेटेड बाय दादा भाई नरोजी इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया. क्या था जी? दादा भाई नरोजी ने क्या किया? ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन. उन्होंने मेन्यू देखा प्रिजनर्स का, क्लियर है, प्रिवेलिंग प्राइस पे, और निकाला जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग. अब इन्होंने बोला कि जेल में तो सिर्फ एडल्ट्स हैं, लेकिन एक सोसाइटी में चिल्ड्रन भी हैं. राइट. तो अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस फॉर्मूले को यूज किया. अब उसमें क्या था देखिए जी, उन्होंने एडजस्टमेंट की. एज्यूम्ड दैट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन कंसिस्टेड ऑफ चिल्ड्रन. क्लियर है जी? एंड हाफ ऑफ देम कंज्यूम्ड वेरी लिटिल एंड अदर कंज्यूम्ड हाफ ऑफ द एडल्ट डाइट. गेटिंग माय पॉइंट? तो जब इस फॉर्मूले में हमने उसको पुट किया तो हमारे पास आ गया 3/4 ऑफ फुल. क्लियर जी? द वेटेड एवरेज ऑफ कंजम्पशन ऑफ द थ्री सेगमेंट्स गिव्स द एवरेज पॉवर्टी लाइन व्हिच कम्स आउट टू बी 3/4 ऑफ द एडल्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग. गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो, हाफ को हमने 1/3 से और 0 से देखा कि वो नहीं ले रहे, और उसका भी हाफ वो कंज्यूम कर रहे हैं. क्लियर है? और जो डिफरेंस आ गया वो यहाँ है, एंड द टोटल इज 3/4 ऑफ फुल डाइट. राइट. अब इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया अटेम्प्ट्स आए कब? 1962 में, जब प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी ग्रुप बनाया. 1979 में टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड जो है, दैट बॉडी वाज फॉर्म्ड. इन 1989 और 2005 में एक्सपर्ट ग्रुप्स वर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द सेम पर्पस. नेक्स्ट,
Explain the determination of poverty line and limitations of poverty line. Dear students, please note my words कि आपको एनसीईआरटी की बुक जरूर फॉलो करनी है लेटेस्ट डेटा के लिए, और वही डेटा आपको याद करना है फॉर क्लास +2. The government uses MPCE, that is monthly per capita expenditure, to determine the poverty line. और इसको हमने देखा न्यूट्रिशनल वे में, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में. तो जो मिनिमम कैलोरी इनटेक है दैट शुड बी 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, और रूरल में होगा, ठीक है जी, और 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज. तो अगर हम बात करें कि इतनी कैलोरीज लेने के लिए बंदे को 816 रुपए पर पर्सन पर मंथ रूरल में, और अर्बन में ₹1000 जो है वो मंथली चाहिए. क्लियर है जी. अब आगे बेटा हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ पॉवर्टी लाइन. लेट अस सी व्हाट आर द लिमिटेशंस. This mechanism groups all the poor together and does not differentiate between the very poor and the other poor. क्लियर है जी. अब इसमें कौन सबसे ज्यादा गरीब और जिनको सबसे ज्यादा हेल्प चाहिए, गवर्नमेंट कैन नॉट आइडेंटिफाई इट. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इनकम और एसेट्स के अलावा जो पॉवर्टी से रिलेटेड है, लाइक बेसिक एजुकेशन, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, और इनको भी हमें कंसिडर करना चाहिए. The existing mechanism for determining the poverty line also does not take into consideration social factors that trigger and perpetuate poverty, जैसे कि illiteracy, ill health, lack of access to resources, discrimination of lack of civil and political freedoms. Clear है जी. Next, let us understand the critical appraisal of government claims regarding declining poverty levels. अब गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे जो लेवल्स हैं पॉवर्टी लेवल्स वो डिक्लाइन हो रहे हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं था. कई इकोनॉमिस्ट ने इनको पॉइंट आउट किया कि आप डाटा जो कलेक्ट कर रहे हैं, जो जो आइटम्स आप उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, जो मेथडोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, और जो नंबर ऑफ पुअर आपने मैनिपुलेट किए हैं अगर रिड्यूस्ड फिगर्स दिखाने के लिए, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है. क्लियर जी. अब बहुत सारे और भी ऑफिशियल एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी करने की कोशिश करी कई स्कॉलर्स ने, जैसे कि सेन इंडेक्स डेवलप्ड बाय अमर्त्य सेन, ही वाज अ नोटेड नोबेल लॉरेट. पॉवर्टी गैप इंडेक्स एंड स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप. क्लियर है जी. एक्सप्लेन द वेज ऑफ कैटेगराइजिंग पॉवर्टी. कौन कौन से तरीके हैं. सी पहला आ गया हमारे पास क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिएंट एंड नॉन पुअर. ये आप टेबल देख सकते हैं, ये डायग्राम हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं. ये है एग्रीगेट कैटेगरी और ये है स्पेसिफिक कैटेगरी. क्रॉनिक में आगे ऑलवेज पुअर एंड यूजुअली पुअर, ट्रांजिएंट में चर्निंग पुअर एंड ओकेजनली पुअर, और ये आगे नॉन पुअर या नेवर पुअर. सेकंड कैटेगरी आ गई पुअर एंड नॉन पुअर. अब देखो ये वाले जो हैं वो सारे पुअर हैं, लेकिन ये जो कैटेगरी है ये नॉन पुअर है. राइट. नेक्स्ट हम डिस्कस ट्रेंड्स इन पॉवर्टी इन इंडिया. सबसे पहले हम देखेंगे द कैलकुलेशन ऑफ हेड काउंट रेशियो. ठीक है जी. ये कैसे कैलकुलेट होता है. नंबर ऑफ पुअर पीपल अपॉन total population. Getting my point? For percentage, we multiply this formula by 100. Right? Let us try to answer these questions. आपको ये बेटर रीड करने हैं सारे. You can pause the video and read them. अब ये आ गया हमारे पास डेटा जो आपको लर्न करना है. These are the years and this is the number of people. या पुअर इन मिलियन. यहाँ पे आ गया हेड काउंट रेशियो. हेड काउंट रेशियो का फॉर्मूला हमने अभी किया. राइट. क्लियर है. ये सारे बेटे डेटा आपको याद करना है. एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट कि सब बच्चे जो हैं वो एनसीईआरटी जो लेटेस्ट है वो सीबीएसई की वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कीजिए, और लेटेस्ट डेटा जो है उसको हम याद करें. राइट. अब देखो ये लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं नेशनल पॉवर्टी लेवल. तो हम देखते हैं कि किन किन स्टेट्स में किस किस लेवल तक हमारे पास पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रही थी. राइट. ये स्टेट वाइज पॉवर्टी ट्रेंड्स है. ये सारा का सारा डेटा बेटा आपको याद करना है. देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन इन दीज. ये नाम उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, ठीक है जी, उत्तर प्रदेश, ये सब आपको डेटा याद करना है और ये एक्सरसाइज सॉल्व करके देखनी है. राइट. अब बात करेंगे जी कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. ये जूनियर क्लासेस में हमने कई बार पढ़ा है, इसको एक ओवरव्यू में पढ़ते हैं. पॉवर्टी जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल चैलेंज है. राइट. हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल एंड सोशल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पॉवर्टी आ रही है. देखते हैं कॉजेज क्या. पहला, नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन द इंडियन इकोनॉमी. राइट. ब्रिटिश रूल ने इंडियन इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा सत्यानाश मारा था, क्योंकि वो एग्रीकल्चर पे, उसकी टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करते थे, इंडस्ट्री पे फोकस नहीं करते थे. जो सब कुछ हमने पढ़ा है अपने चैप्टर 1 में, कौन कौन सी इंडस्ट्री पे वो ध्यान दे रहे हैं और नहीं दे रहे हैं. हमारा नेचुरल रिसोर्स जो है वो चोरी कर लिया जाता था.
फूड ग्रेन्स जो हम बना रहे हैं वो एक्सपोर्ट होते थे, हमें सिर्फ सब्सिस्टेंस जोग्य दिया जाता था और कैश क्रॉप्स उगाने को बोला जाता था, सो दैट देयर कैन बी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और रॉ मटेरियल मिल पाए ब्रिटिशर्स को, राइट। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ना तो हमारे पास रोड्स अच्छी थी ना कम्युनिकेशन, लेकिन धीरे धीरे जो भी इन्होंने डेवलप किया, रोड, रेलवे, पोर्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीग्राफ, ये सब ब्रिटिशर्स ने अपने प्रॉफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए किया और इंडिया को रुथलेसली एक्सप्लॉइट करते रहे। फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, जमींदारी सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड सीलिंग, ये कई सारे फ्लॉप शोज थे हमारे इंडिया में और जिसकी वजह से हमें न्यू पॉलिसीज की जरूरत थी। एग्रीकल्चर इज द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड लैंड इज द प्राइमरी एसेट फॉर रूरल पीपल। हम इसके बियॉन्ड कुछ सोच ही नहीं पा रहे। फार्म एक्टिविटीज के अलावा हम अलाइड और अदर नॉन फार्म एक्टिविटीज नहीं सोच पा रहे हैं। हम सब्सिस्टेंस क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक के ऊपर ही जीवित हैं। सोशल एक्सक्लूजन, अब सोशल एक्सक्लूजन का मतलब है इंक्लूजन ना होना। एग्जांपल देखते हैं, इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लाइक इलिटरेसी, इग्नोरेंस, कास्ट सिस्टम, कंजर्वेटिज्म, जिसकी वजह से ना तो एजुकेशन मिल रही है ना ही पार्टिसिपेशन मिल रही है एंड एक पुअर जो है वो उसी विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में हमेशा घिरा रहता है। प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, ये हम सब जानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन का जो परसेंटेज ग्रोथ था वो बहुत ज्यादा था एंड इन कंपैरिजन टू द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट कुड हैव बीन डेवलप्ड। वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, अब ये क्या कहता है, मोस्ट मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, क्या हो रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी क्योंकि स्ट्रक्चरल भी थी, इंडस्ट्रियल भी थी और रूरल एंड अर्बन दोनों थी। लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कम थी, ज्यादातर कैजुअल जॉब्स थी, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कोई एसेट्स नहीं और लिमिटेड स्किल्स थे। अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी एंड नो सरप्लस, इतना प्रॉफिट नहीं था कि हम उसको सस्टेन कर पाए। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एसेट्स, अब हुआ क्या, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ इनकम जो है इंडिया में बहुत ज्यादा प्रिवेल करता है। जब हम जानते हैं अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है, और इसने दो डिस्टिंक्ट ग्रुप बना दिए। वो कौन से थे, एक कैटेगरी वो who have the means of production and earn good income, right, and the other is those who only have their labor to trade for survival। indebtedness and inflation, डेट के ऊपर डेट, डेट के ऊपर डेट, एक तो लो परचेसिंग पावर, ऊपर ऊपर इनकम के साथ साथ हमारे पास आगे कम होने की वजह से सेविंग्स भी नहीं थी। जब सेविंग्स नहीं है तो क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए और ऊपर से इन्फ्लेशन की मार। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, सोशल में क्या आएगा, पुअर आर नॉट एक्सेप्टेड इन सोसाइटी ऑफ रिच। इकोनॉमिकली दे आर इलिटरेट एंड दस नॉट गिवन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। और पॉलिटिकली तो ब्रिटिश राज से हम ये देखते ही आ रहे हैं कि करप्शन, इनएफिशिएंसी, इस पॉलिटिकल सिनेरियो ने हाई टैक्सेस लगाकर एक्सपोर्ट करके बेसिक गुड्स को हमें और गरीब किया है। लैक ऑफ सोशल वेलफेयर नेट्स, अभी क्या कहते हैं देखिए, तो सोशल वेलफेयर नेट इज अ कलेक्शन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं बाय द स्टेट और अदर इंस्टीट्यूशन सच एज सब्सिडाइज्ड फूड, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, राइट टू हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन। और अगर ये नहीं है तो लोग पुअर होते जा रहे हैं और विशियस सर्कल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये आप इसको पॉज कीजिएगा। डिस्ट्रेस अमंग कॉमन फार्मर्स, ये फोकस पॉइंट भी हमने पढ़ना है। दिस इज अ कंटेंट टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। Why there was a need to develop alternative methods to monthly per capita expenditure for estimation of poverty। पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास MPCE के अलावा और मेथड्स की जरूरत क्यों थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लेम करा कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, चाहे वो ग्रोथ है, चाहे वो अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो प्रोडक्शन है, लेकिन डाउट थे इकोनॉमिस्ट को। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि आप कौन कौन से कैसे डाटा कलेक्ट करते हैं, आपकी कंजम्पशन बास्केट में क्या है, आप क्या मेथडोलॉजी यूज करते हैं। तो मेथड्स डेवलप्ड बाय इकोनॉमिस्ट हम ऑलरेडी ये वाले डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिविएशन। अब पॉवर्टी एलिवेशन के लिए हमारे पास तीन लेवल्स पे थ्री डायमेंशनल अप्रोच जो है गवर्नमेंट ने अपनाई। फर्स्ट वाज ग्रोथ ओरिएंटेड, स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिवेशन एंड मीटिंग द मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर। मैं रिपीट कर रहा हूं, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स एंड मीटिंग द मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर। अब ये क्या कहते हैं, पहली आ गई ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने फोकस किया कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। हमें जीडीपी बढ़ाना है, हमें पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है, और जो इनकम है वो लोअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी या पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी तक पहुंचे ताकि इनइक्वालिटी खत्म हो। फिर आगे स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। अब इसको हमने डिवाइड किया दो में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने वाले और वेज एम्प्लॉयमेंट देने वाले। इनमें से कुछ आपने जूनियर क्लासेस में पढ़े भी हैं।
राइट। अब पहला जो है हमारा फूड फॉर वर्क, कि काम करो उसके बदले में खाना मिलेगा, 1970s में इनिशिएट हुआ। तो पहला आया फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। सेकंड आया हमारे पास रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस कर रहा था, REGP, राइट। इसमें एक बंदा फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकता है बैंक लोन्स की फॉर्म में। फिर हमारे पास PMRY, ये भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए था, दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, राइट। इसमें इट जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट बाय सेटिंग अप 7 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग द 8th प्लान, राइट। डेटा आपको जरूर याद करना बेटा। फिर है SJSRY, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट दोनों के लिए कारगर था। इसमें क्या होता था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करी जाती थी, और उसमें द कॉस्ट बीइंग शेयर्ड इज, सेंटर लेता था 75% शेयर, और जो स्टेट था लेता था 25% शेयर, उनका कंट्रीब्यूशन ये था। क्लियर है जी। तो इसके अंदर अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो है, ये सब स्टार्ट हुए थे इसके अंडर। फिर है हमारे पास स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बेस्ड थी। ये अर्लियर तो सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस देती थी टू फैमिलीज एंड इंडिविजुअल्स, लेकिन 1990s में अप्रोच चेंज हो गई। अब ये विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1 1999 इसको स्टार्ट किया गया और एनकरेज किया गया माइक्रो एंटरप्राइज खोलने के लिए। ठीक है जी। जो पुअर फैमिलीज स्वरोजगारी हैं, उनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने के लिए हेल्प की गई बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। क्लियर है जी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वेज एम्प्लॉयमेंट, जिसको नरेगा या मनरेगा भी आप बोलते हैं, ये 2005 में स्टार्ट हुआ था। क्लियर है जी। और इसके अंदर हमने कोशिश करी थी कि किसी भी बंदे को मिनिमम 100 डेज इन अ ईयर एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिलनी चाहिए। क्लियर जी। थर्ड आ गया बेटा कैटेगरी हमारे पास, मीटिंग द मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर। अब ये थर्ड अप्रोच में क्या था, it was among the pioneers in the world to envisage that through public expenditure on social consumption, example फूड ग्रेन्स का खर्चा सब्सिडाइज्ड रेट पे देना, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, ये सब चीजें जो है पीपल के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम 5th 5 ईयर प्लान से ऑलरेडी ये चीज देख सकते हैं, इवन विद द एक्सपेंडेड employment opportunities, the poor will not be able to buy for themselves all essential goods and services। क्लियर है जी। अब इसके अंदर प्रोग्राम्स कौन से हैं, पहला आया बेटा PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एंड मिड डे मील स्कीम। तो ये वो थे जो फूड और न्यूट्रिशनल स्टेटस को इंप्रूव कर रहे थे। फिर हमारे पास वो प्रोग्राम्स आए जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग कंडीशंस को हमने इंप्रूव करने की कोशिश करी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना एंड वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। फिर स्कीम्स टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू पीपल, देखिए पहले हमने क्या किया, फूड और न्यूट्रिशन, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग, और अब हम बात कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या कहता है, ये 2014 में स्टार्ट हुई थी, जिसमें कोशिश की गई थी कि एवरी इंडियन शुड ओपन अ बैंक अकाउंट टू इंटीग्रेट द फाइनेंशियल इकोनॉमी, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। और उसमें द पर्सन वॉज एंटाइटल्ड टू ₹1 लाख ऑफ एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड ₹30,000 लाइफ इंश्योरेंस। अब बात करेंगे अदर सिक्योरिटी प्रोग्राम्स की, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स की। इसके अंदर है हमारे पास NOAPS, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम एंड नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट। बेटा आपको वीडियो पॉज करना और ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। क्लियर जी। आई रिक्वेस्ट कि आप लोग इसको पहले खुद सॉल्व करें, उसके बाद अपने आंसर्स मैच करें। नेक्स्ट कम्स द क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। अब पहले बात करेंगे अचीवमेंट्स की। अचीवमेंट्स में क्या था कि टोटल पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी, ठीक है जी, लेकिन जिसमें नंबर ऑफ पुअर था उसका जो रेशियो था वो कम होता जा रहा था। ठीक है जी। तो बिलो पॉवर्टी लाइन में ये वाला डेटा भी आपको याद करना है, 2004 से 2012 तक एब्सोल्यूट पावर जो थे वो अब कम थे। देयर इज इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बेसिक नीड्स को मीट करने में थोड़ी सी प्रोग्रेस थी। वेज रेट इंक्रीज हुए थे ड्यू टू मिनिमम वेजेस एक्ट, जो कि एक लेजिस्लेटिव मेजर था टेकन बाय दी गवर्नमेंट। और जो हमने 3 अप्रोचेस थी जो अभी ऊपर हमने डिस्कस की, ये भी कामयाब थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट कमिंग्स ऑफ पैप्स, दैट इज पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। बहुत स्ट्रेटेजीज लगाई गई लेकिन बेसिक कम्युनिटीज आज भी मिसिंग थी। हमें नॉमेनक्लेचर को चेंज करना था, इंटीग्रेट करना था, म्यूटेशन की हमने प्रोग्राम्स की, ठीक है जी, लेकिन कोई भी एक रेडिकल चेंज नहीं ला पाया ओनरशिप ऑफ एसेट्स में, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में एंड इंप्रूवमेंट ऑफ बेसिक अमेनिटीज में, राइट। द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी या पॉपुलेशन को नहीं मिले।
Government policies have also failed to address vast majority of vulnerable people who are living on or just above poverty line. तो मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न क्या थे, ध्यान दीजिए. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से डायरेक्ट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं थे, और जो प्रोग्राम्स थे वो ज़्यादातर गवर्नमेंट और बैंक ऑफिशियल पे इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंडेंट थे, जो कि इल मोटिवेटेड थे, इनएडिक्वेटली ट्रेंड थे, करप्शन प्रो थे, एंड वल्नरेबल टू प्रेशर फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ लोकल एलिट्स. राइट. There was a non-participation of local level institutions in the implementation of these programs. तो ये सब प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी. अब डिस्कस करते हैं कि क्या हमारे पास सजेशंस थे टू ओवरकम these problems. Without the active participation of poor, successful implementation नहीं हो सकती थी. Poverty can effectively be eradicated only when the poor start contributing to growth. This is possible only through a process of social mobilization, encouraging poor people to participate and get them empowered, which may lead to what? Increase in levels of income, skill development, health and literacy. क्लियर है जी. और हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है उन एरियाज को जहां पर स्कूल्स, रोड्स, पावर, टेलीकम्युनिकेशन, आईटी सर्विसेज और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है. लास्ट आ गया बेटा हमारा ये फोकस पॉइंट, आपको ध्यान से पढ़ना है, और जो भी लेटेस्ट डाटा है वो आपको एनसीईआरटी लेटेस्ट डाउनलोड करके 2020-2021 वाली डाउनलोड करके लेटेस्ट आपको स्टडी करना है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.